लड़ते हैं। तो अब निमंत्रण देने जा रहा हूँ रमन पल्ला जी को। रमन पल्ला जी, आज पैंथर्स पार्टी शुक्रिया जनाब डॉक्टर फरकुतुल्ला साहब। मनाया जा रहा है जिसमें हजारों यहाँ पे सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस भाग लिया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि और किस तरह माला जी यहाँ पर भीड़ उमड़ी है। हमारे काफी दूर बीच में हमारे साथी हमारे भाई सबसे बड़ी हर्षदेव खास जी बात ये रही है कि इसमें जो रूह हैं सहयोग आपकी पैंथर्स पार्टी की, नेशनल लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले और उनके साथ यहाँ पे माला जी, मंजू जी और तमाम रतनलाल जी, जान साहब, राज कपूर जी, तमाम स्थानीय नेतागण, रमन भल्ला यहाँ पर आए। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि मेरे को मौका मिला। मैं पार्टी की लीडरशिप से यहाँ पे डिप्यूट किया गया। बार बार दिल्ली के नेता भी कहते थे कि हर्षदेव सिंह जी के प्रोग्राम में जरूर जाना, और आज सुबह से 4 बार फोन किया है कि हर्षदेव जी जो आज बढ़ते हुए कदम को लेके आगे मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, पूरी कांग्रेस की लीडरशिप उनके साथ खड़ी है। और आज जरूरत है ऐसा गठबंधन जिसके जरिए आज जम्मू कश्मीर में तबाही के आलम से और आम लोग जो है वो त्राई त्राई यहाँ पे कर रहे हैं। और ये गठबंधन की शुरुआत डॉक्टर साहब ने कई मरने में कई जगह पे शुरुआत की। इनके घर से कई मीटिंगों का आयोजन यहाँ पे हुआ और हाल ही में दिल्ली में हर्षदेव जी भी इनके साथ यहाँ पे थे। मैं जाती तौर पे महसूस करता हूँ कि आप लोगों ने जो फैसला किया हर्षदेव जी के हाथ में कमान सौंपने का, आज आप महसूस करते हैं कि वो गलत फैसला नहीं था, सही फैसला था। सब बुद्धिजीवी आपके जो सारे साथी थे। कांग्रेस तो हमेशा जमहूरियत में विश्वास करती है। हर एक पार्टी कहां पे भी हो उनको पनपने की जगह, उनको स्पेस देनी पड़ेगी। ये जम्मू कश्मीर के हालात है और हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर हर्षदेव जी के रोल की बातें करें, सरकारों में हमारे साथ मंत्री के तौर पे काम किया, साथी नेता बात कर रहे थे कि एजुकेशन सिस्टम में आरईटी टीचर का लगना और मशरूम ग्रोथ स्कूलों की लगाई। कहां पे आज भाजपा? कहीं पे 13 स्कूल बंद, कहीं पे 2000 स्कूल बंद। आज तो टीचर लगने से भी लोग रह गए। इसलिए महसूस करते हैं कि हर्षदेव सिंह जी दूरदर्शी नेता यहाँ पे और आप लोगों के साथ, आप लोगों के समर्थन के बाद हर एक लोगों के दुख दर्द में हमेशा शरीक रहे। हम दिल से इनका सम्मान करते हैं और इनकी कदर यहाँ पे करते हैं। और आने वाले दिनों में जिस ढंग से मस्कुलर पॉलिसी जम्मू कश्मीर में केंद्र की सरकार यहाँ पे चला रही है, ये जरूरी है हम सब लोग मिलकर यहाँ पे रहे। और आज जिस ढंग से फिरका प्रस्ती रूप नाग फन दबा के बैठे हैं, हम सब पे फर्ज आयद होता है कि हम मिलजुल के और फिरका प्रस्ती रूपी नागों के फन दबा दें। क्योंकि जहां पे नफरत की दीवारें खड़ी की थी और हम लोगों को बांटने का प्रयास किया था, हम सब लोग मिलजुल के उस नफरत की दीवारों को गिरा देंगे और रास्ता साफ हो जाएगा जहां पे हमें जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत का दर्जा मिल पाए। आज जम्मू कश्मीर में जो बातें करते थे कि 2014 के बाद 2019 के फैसले के बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा, तमाम साथियों को, हम जैसे नेताओं को जितने भी थे 8-8 महीने नजरबंद, हाउस अरेस्ट, तो क्या निकला? हमने कहा हमें और अंदर कर लो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली के लिए रास्ता तो खोल दो। आज लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पे 2014 के बाद नौजवान साथी जो बड़े नारे लगा के उन्होंने बदलाव की बातें की थी, और मोदी साहब जब रोजगार मांगते थे तो उनको पकोड़े बनाने की सलाह देते थे। आज वो पकोड़े बनाए कहां? गैस के सिलेंडर की कीमत इतनी और सरसों के तेल का कीमत इतनी कि वो पकोड़े भी नहीं बन सकते। इसलिए नौजवान आज खड़ा हो गया कि वो मिलजुल के उन ताकतों का साथ दे जो भाजपा विरोधी ताकतें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस मंच पे आपको दिखाई दे रही है। आइंदा भी आने वाले दिनों में हर मरले में, हर नुक्कड़ में, हर गांव में, जम्मू कश्मीर में हर जगह पे आपको वो दिखाई देंगे, क्योंकि ये समय की पुकार है। क्योंकि समय की पुकार के मुताबिक आज जो दावे करने वाले लोग यहाँ पे थे, जो प्रशासन चलाने वाले लोग थे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम से लेके आम लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल यहाँ पे हो गया। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की बातें करें, बोलते थे कि नोटबंदी हमने इसलिए तोड़ दी, आतंकवाद की कब्र तोड़ के रख देंगे। अब तो डांगरी जैसा हादसा हो गया, अब ड्रोन जैसे हथियार का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया। नशे और तस्करी करने वाले लोग आ गए और गुजरात का नाम लेके किरण पटेल जैसे इनके जरिए वो डबल सिक्योरिटी, डबल स्कॉट और स्कॉर्पियो में घूमते रहे। यहां तक नहीं, लग्जरियस होटल ललित में भी ठहराव करते रहे। और 5 महीने ये जो हम रिश्ता नाता पूछते थे
कि अडानी का मोदी साहब के क्या नाता है, उस रिश्ते नाते को निभाते निभाते उनके 4 भाई से वो किरण पटेल 5-6 महीने के अंदर इतनी मीटिंगें कर गया, प्रशासन में फेरबदल कर गया। आज भाजपा चुप्पी क्यों साधे हुए है, आज अमित शाह चुप्पी क्यों साधे हुए है? ये सेंसिटिव रियासत रही है, सिलसिला जारी है। यहाँ पे सिलेक्टिव किलिंग के लोग नेता मारे जा रहे हैं, जहाँ पे जम्मू बेस्ड एम्प्लॉइज जम्मू में धरना देते हो क्योंकि उनको जान और माल की हिफाजत की चिंता है। आज ये सरकार चुप्पी बहन रही, सिर्फ टैक्स टेरर क्रिएट करते हुए और मस्कुलर पॉलिसी को चलाते हुए ये सरकार रिमोट से लिया गया और एपटेक के लिए वो इल्जाम रेफर किए। विपक्ष में ताकत है और विपक्ष में ताकत है इस केंद्र को झुकाते हुए जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा में वापस मिले, ये हमारी प्राथमिकता यहाँ पे रहेगी। और आज जिस ढंग से महंगाई की मार हो, नोटबंदी के सिलसिले में आम लोगों की त्राही मार हो, डिलिमिटेशन कमीशन के तमाम पैरामीटर चाहे सब जुड़े हो, उसकी धज्जियां उड़ा के लोगों के हकूक पे डाका डाला गया हो, मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइज्ड को और आने वाले दिनों में बिजली सप्लाई करते नहीं है, स्मार्ट मीटर और लोगों के बिल इतने ज्यादा उसमें बढ़ोतरी यहाँ पे कर रहे हैं। 17% टोल प्लाजों की बुछार, कहां पे कहते थे गडकरी साहब मैं 3 महीने के अंदर टोल प्लाजा हटा दूंगा, आज तो 2 साल हो गए। तो आज ये भाजपा जो दावे करती ठीक जीवी लोग उनके साथ है। भाजपा ने अलग अलग पार्टियां जरूर इकट्ठी की, पार्टी बी पार्टी सी, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब डॉक्टर साहब भाजपा विरोधी पार्टी का गठन करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं कि लोगों की बातों को सुना जाए, उनका समाधान कर पाए, वो खुद ही वहां पे नहीं आ सकते क्योंकि लोगों को फेस नहीं कर सकते। वो प्रैक्टिस पार्टी यहाँ पे चल रही है, भी चुप ना रहना है। हमें पूरी उम्मीद होगी ये आपका जन समूह हर्षदेव जी के नेतृत्व में यहाँ पे खड़ा होगा, शायद यही एक बिगुल होगा। दिल्ली में संकेत जाए कि अब जम्मू कश्मीर के लोग ज्यादा देर तक मूर्खदर्शक नहीं बन सकते। हर नीतियां, हर जनविरोधी नीति जो आपने थोपी है, जब अगला चुनाव यहाँ के फौजी हैं, बगैर वर्दी के सिपाही हैं, जो जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करते हुए हमें रियासत का दर्जा वापस लेते हुए नौजवानों के लिए रोजगार के रास्ते यहाँ पे खोल सकते हैं। तमाम सारे साथियों का संदेश दूंगा, मैं जाती तौर पर बहुत मशहूर हूँ। सारी जितनी मुश्किलातें और जितना सिस्टम है और किस तरीके से हमने मिलजुल के काम करना है उस पर रोशनी डाली। वक्त की कमी की वजह से फिर मैं माफी चाहूंगा जिन वक्ता को मैं मौका नहीं दे पाया हूं, जहां पे कार्यकर्ता कोई पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी साहिबान दूर दूर से काफी इलाकों से चल के हमारे कठुआ के साथी भी जहां आए हैं, जम्मू के साथी भी हमारे अंद्राबी साहब कश्मीर से हैं, अलग अलग साथी हैं हमारे मार्शल साहब जहां परमजीत जी जम्मू से हैं, परिहार साहब हैं, अलग अलग पार्टी के नेतागण जो जहां पे तशरीफ लाए। मैं माफी चाहता हूं कि उनको नहीं बुला पाया, अब समय भी हो रहा है, मैं ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रह के आपने डॉक्टर साहब को सुनना है, उससे पहले यहां गरीब आवाम की धड़कन और जम्मू की आवाज शेरे डुगर हरीश देव को निमंत्रण देने जा रहा हूं। तालियों से पंडाल पूरा गूंजना चाहिए, इतने कम तालियों से जम्मू की नुमाइंदगी नहीं होगी। मेरे लीडर जो मंच पर हैं वो भी जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियों के साथ हरीश देव जी का फीट थप पाइए ताकि जम्मू के लोगों को इंसान मिल सके। जोरदार तालियां बजाइए। तो निमंत्रण देने जा रहा हूं हर्षदेव सिंह को। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पंडाल में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं, बहनें, नौजवान साथी हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद भी आपको देता हूं कि आपके सहयोग की वजह से आज ये प्रोग्राम जो है वो संपन्न हो सका है। इसके लिए आप सब मुबारकबाद के हकदार हैं। मैं माफी भी चाहूंगा
कि हमारा टेंट पूरा नहीं लग सका और पीछे धूप है, वहां लोग खड़े नहीं हो सके, भी आना पड़ा। विदेशों में ले जाते थे हिंदुस्तान की बात करने के लिए, हिंदुस्तान का चेहरा बनाकर ले जाते थे कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा लीडर नहीं जो हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर सके। जो है वो देख रहे हैं कि इकट्ठा होकर हमने मुकाबला करना है इस तानाशाही हुकूमत का। हमारे बीच में आजाद जान जी हैं, मेरे साथ एमएलए रहे हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये भी आज हमारे बीच में है, बहुत ही मेहनती। और सुहेल जी हैं, पुरुषोत्तम परिहार जी हैं, बीडीसी चेयरमैन हमारे देशराज जी हैं, बीडीसी चेयरपर्सन हमारी नीलम जी हैं, वो नहीं बोल पाई, बीडीसी चेयरमैन हमारे ओम प्रकाश जी हैं, हमारे बीच में रघुवीर जी हैं, वो नहीं बोल पाए, जगदेव। कि आप सब इकट्ठा हो जाएं और कमर कस। अब लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है और आपने देखा लोगों को जात और मजहब के नाम पर तकसीम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ नफरत की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी का हमारी जब सरकार में शमूलियत रही, मैंने 35,000 नौजवानों को भर्ती किया, मास्टर लगाया, 20,000 को हेल्पर लगाया स्कूलों में, कुछ छोड़ दूंगा। मैंने एक कानून बनाया कि जो भी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी मिलेगी। जेडीओ के दफ्तर के बाहर लिस्ट लगी रहती थी कि कोई भी आ जाए गांव का आदमी और देख ले, अगर उसके नंबर उससे ज्यादा हैं तो वो लिस्ट निकलती नहीं, उसको दोबारा रिव्यू किया जाता था और एक भी नौकरी में कोताही नहीं हो सकी। ये हमारी पारदर्शिता थी। मेरे साथियों, आपको वो सरकार चलाकर हम आर्डर देते थे, क्या ये आपका नौकरी का आदर है? और बुलाकर इसलिए देते थे ताकि हम पूछ सकें 2 रुपए आपसे बिचौलिए ने तो नहीं ले लिए, कहीं आपको चाय का कप पिलाने की किसी को जरूरत तो नहीं पड़ी। और मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता है जो पब्लिक के बीच में बैठकर ये बात कह सकता हो ये हम कि इतने बड़े कुर्सी के ऊपर पहुंचकर आदमी कोई झूठ नहीं बोल सकता है। तो लेकिन ये भी लगता था कि 2 करोड़ 1 साल में देंगे तो 5 साल तो ये रहेंगे ही, तो 10 करोड़ नौकरियां हो गई। लेकिन 10 करोड़ शायद नौकरी मांगने वाला भी नहीं होगा, तो फिर हमें लगता था फरूक साहब पता नहीं ये बुड्ढों को भी दोबारा कहीं भर्ती ना कर दें मोदी साहब। लेकिन हालत क्या हुई कि जो लगे थे उनको भी आपने बाहर निकाल दिया। कितने ही हमारे नौजवान बाहर निकल गए नौकरियों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जो नौकरियां खाली थी, इसी सरकार ने फैसला लिया कि उनको दोबारा भरा नहीं जाएगा, उनको फ्रीज कर दिया, खत्म कर दिया नौकरियों को ही। आज नौजवान सड़कों के ऊपर है। आज एक मायूसी का आलम है हर जगह। आज जो वालिदान अपने बच्चे को पढ़ाता है, उसकी सबसे बड़ी यही एक उम्मीद रहती है कि मैं मुश्किल से अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, इसका कुछ न कुछ बन जाएगा। लेकिन यहां इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी आज पीएचडी के बच्चे, एमफिल के, एमए, डबल एमए, वो सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं। इसका जवाब कौन देगा? क्या उनको जवाब नहीं देना
जो स्टेज के ऊपर बैठकर बड़ी बड़ी तकरीरें करते थे 2-2 करोड़ नौकरियां देने की, और जब सत्ता में आ गए तो जैसे रमन भल्ला जी ने कहा, कहते हैं पकौड़े बेचो आप। एक भाई साहब अभी जो मेंबर पार्लियामेंट बने वो कहते हैं कचरा बेचो, वो कचरा बेचने की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा अखबारों में। अब हमें पढ़ाई लिखाई करने के बाद पकौड़े और कचरा बेचना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये उपदेश हमें दिया जा रहा है उन नेताओं से जिनको हमने वोट देकर जिताया, बनाया। सरकार एक मां की तरह होती है, अपने बच्चे का दर्द महसूस करो और उसके ऊपर मरहम लगाए। आप नौकरियां तो दे नहीं सके, लेकिन जो हमारे पास था वो भी हमसे छीना जा रहा है। हमारी जमीनें छीनी जा रही है, हमारे मकानों के ऊपर बुलडोजर लगाए जा रहे हैं। ये थोड़ी देर के लिए खाना बंद कर दे भाई, मेरी गुजारिश है सबसे। डॉक्टर साहब को सुनना है आपने पहले। जो हमारे पास था उसके ऊपर भी बुलडोजर लगा रहे हैं। नए नए कानून बनते हैं, रात को कानून बनता है, सुबह लागू हो जाता है। आम आदमी के जज्बात की कोई कदर नहीं है। फिर ऐसी सरकार क्या करनी है? हमको फैसला हमको करना है, आप लोगों को करना है, और हम खड़े हैं आपके साथ। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगे, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे, ताकि हमारे लोगों को इंसाफ मिल सके, उनका हक मिल सके। हिंदुस्तान की जितनी धरोहरें थी ये सरकार एक एक करके बेच रही है, और अब हमारी जमीनें भी इनको रास नहीं आई। हमारी जमीनें भी हमसे छीनी जा रही हैं। गर्दौरियां कट्टी ले दिया, सारे दिया, पता ना उनसे गर्दौरियां कट्टी ले दिया। हमारे गुज्जर बकरवाल भाई, हमारे गद्दी भाई, हमारे जो गरीब लोग हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, मैं गया एक बार डॉक्टर साहब, वहां एक परिवार 5 लोगों का आ गया और वो रोने लगा, कहने लगा हमारे पास ये 2 ही लींद्रू बोलते हैं उनको, लींद्रू मतलब कोई 1 कनाल जगह होगी, 1-1.5 कनाल, यही है। इसी के ऊपर हमने अपनी झोंपड़ी बनाई है और इसी में खेती बाड़ी करके हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब उसकी गिरदौरी कट गई है और कह रहे हैं कि आप इसको खाली करना है। इतने ज्यादती आपको कोई एहसास ही नहीं है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के वहां झंडा लेकर, वो कहने लगे झंडा लेकर नहीं आ सकते। मैंने कहा झंडा लेकर मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती कहीं में जाने से। मैंने धरना दिया वहां, मैंने कहा मैं किसी से डरने वाला नहीं, आपने जो करना है कर लीजिए, मैं गरीब की खातर अपनी जान की बाजी लगा सकता हूं, लेकिन मेरे होते हुए कोई बुलडोजर लेकर जाए मेरे गांव के लोगों के ऊपर, ये मेरे जीते जी संभव नहीं होगा। बुलडोजर को अपना रास्ता बदलना पड़ा। बुलडोजर हमने घुसने नहीं दिया यहां, और सबको हमने कहा कि जो मकान बना के देने की बात करते थे, आज वो बुलडोजर लेकर आपके दरवाजे पे आ गए हैं। क्या उनका आपका घर उनको पसंद नहीं आ रहा है? तो कहते हैं ना, नारा लाते हर हर मोदी, घर घर मोदी, और पुछया ने मोदी बुलडोजर नहीं है थोड़े करे। हमें समझना होगा हमारे साथ हो क्या रहा है। पेंशन बंद कर लिया, जेड़े सियाने लोग, बुजुर्ग लोगों की पेंशनें बंद हो गई है। कहते नए कानून बन गए, आप पहले डोमिसाइल बनाइए, एज का सर्टिफिकेट लाइए। एक 80 साल का बुजुर्ग कहां से एज सर्टिफिकेट लाएगा? मैंने देखा चनैनी में एक बुजुर्ग 10
दिन से लगातार तहसीलदार के दफ्तर के चक्कर काटा था। मैंने सोचा मैं वहीं के वहीं उस अफसर का फैसला कर, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 10 दिन से बाहर बैठा था, कहता है मुझे कहते हैं ऑनलाइन ले आ, मुझे पता ही नहीं वो होता क्या है। मुझे कहते हैं डोमिसाइल ले आ, तो डोमिसाइल बनाना भी उसी ने है, लेकिन कहते हैं ऑनलाइन अप्लाई करेगा तो डोमिसाइल बनेगा। इतना अत्याचार, इतना जुल्म। कहां है वो जो बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर एसी रूम से कानून चलाने वाले? वो हमारे लोगों का दर्द कभी महसूस नहीं कर सकते हैं, और जो गरीब का दर्द महसूस नहीं कर सकता है उसको मैं लीडर नहीं मानता हूं। उसको नुमाइंदगी करने का कोई अधिकार नहीं है। गरीब के लिए पैंथर्स पार्टी कोई भी कुर्बानी दे सकती है। जब हमारे मजदूर बाहर फंस गए, मैं 14 दिन तक धरने पे बैठा रहा 45 डिग्री में। मैंने कहा जब तक मेरा एक मजदूर भाई नहीं पहुंच जाएगा वापस, तब तक हर स्टेट नहीं उठेगा। मेरे साथियों, मिलजुल कर हमको चलना है और इस जुल्म सितम से हमें निजात मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब इसलिए कहता हूं, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सब मिलकर चलने का। सवाल कोई सत्ता का नहीं, कुर्सी का नहीं है, सवाल इंसाफ का है, सवाल हक का है। और इन गरीबों को हक मिलना चाहिए, उनका इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी जमीनों के ऊपर जो बुरी नजर डालेगा उसकी आंखें नोच लेंगे हमारे साथी, ये याद रखना। 60 साल से 70 साल से 100 साल से हमारे गांव के लोगों ने अपने नवातोड़ बनाए, उसको काशिश के काबिल बनाया। बुजुर्गों का लहू गिरा होगा उस जमीन के ऊपर जिसको मोदी सरकार खाली कराना चाहती है। ये इस किस्म का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। आपको तैयार रहना है अपने लिए, अपने हक के लिए। हम आपके साथ खड़े हैं। क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? सारे के हाथ खड़े नहीं हो रहे। तैयार है? तैयार है? बात कर रहे थे क्या फैसला हुआ, हमने कहा हमने बात की है। तो कहते हैं नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक यूनानिमिटी बनना जो बहुत जरूरी था वो मुमकिन हो पाया है। इकट्ठा होकर जब आप आवाज उठाएंगे, हमारी रियासत हमसे छिन गई और कोई आदमी नहीं बोलने के लिए तैयार था। हम तो दीवारों के साथ टक्कर मारते रहे। हमें चिंता नहीं कि हमारा सिर फटे ना फट जाएगा, लेकिन दीवार एक दिन तोड़ के रहेंगे हम। ये हमारा डिटर्मिनेशन है। वो अगर पक्की दीवार है तो हमारा सर भी जो है ये भी तब तक नहीं फटेगा जब तक हम उस दीवार को गिरा ना दें। रियासत हमसे छीन 75 लाख में लोगों ने इकट्ठा करके महाराजा जब थे ये रियासत ली, 200 साल पुरानी रियासत, और भारतीय जनता पार्टी इसको डिमोट करती, ये कहती है कि अब आप तालियां बजाइए, अब आप ढोल बजाइए। और कुछ लोग जो हैं वो उनके साथ चल के वो ढोल बजाना शुरू हो जाते हैं। हमारा कुछ छिन रहा है और वो उसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जमहूरियत से हमको वंचित कर दिया। कई साल हो गए जमहूरी निजाम नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर। कितना बड़ा एक विश्वासघात है संविधान के साथ, जमहूरियत के साथ। लोगों को चुनी हुई
सरकार चाहिए जिसके पास वो दिन को, रात को, सुबह शाम पूछ सके। लेकिन ये बाहर से आए हुए जो बाबू है, कोई बिहार से, कोई यूपी से, इनको लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना कोई लोगों के साथ मिलता है, ना आपकी बिजली की चिंता, ना पानी की चिंता। मैं देखता हूं हमारी माताएं बहनें गांव में सर के ऊपर बर्तन उठाकर 15-15 किलोमीटर पैदल चल के पानी लाती हैं। आज भी, आज जब बाकी मुल्कों में वो हुकूमतें अपने लोगों को मंगल ग्रह की बसाने की बात कर रही हो, और अभी पीने का पानी नहीं है। अभी टीवी के ऊपर बड़े बड़े ऐलान होते हैं। मेरे साथियों, टीवी भी ज्यादा मत दिखा करो। टीवी दिखना थोड़ा घटाओ, क्योंकि ओरेज भी जरा है वो भी मोदी साहब का प्रचार होता और कोई काम नहीं होता है। हकीकत को पहचानो, हमारे साथ क्या हो रहा है, हमें क्या हासिल हो रहा है, जमीन के ऊपर क्या हासिल हो रहा है, यह देखने की जरूरत है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे लगता है लोगों को भूख भी लगी है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका, और डॉक्टर साहब, रमन भल्ला जी और जितने भी हमारे साथी आज आए हैं, सारी टीम का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत भी करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। थैंक यू। अभी आपने हर्षदेव जी को सुना। अब मैं समझता हूं कि आज के खसूसी मेहमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो मेंबर पार्लियामेंट और एक्स चीफ मिनिस्टर इस रियासत के हैं, मैं उनको निमंत्रण देने जा रहा हूं। और सारे एक बार पहले सामने तकलीफ, मैं हर्षदेव का बहुत ही दिल से गहराइयों से शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने मुझे बुलाया। आज मुझे अपने दोस्त प्रोफेसर भीम सिंह की याद आ रही है। क्या क्या मुश्किलें नहीं उठाई उसने। जब हमारे स्पीकर को हटाने जा रहे थे तो भीम सिंह जी मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे श्रीनगर में। हम उनको छुपा के ले गए थे कि क्योंकि इनको ये अंदर जाने नहीं देना चाहते। और जब गेट के पास पहुंचे, दरवाजा खोला, एक तरफ से हमारे पुलिस वाले तो भीम सिंह की टांगों को पकड़े हुए हैं, दूसरी तरफ से हम इनके बाजुओं को पकड़े हुए हैं कि आप इनको ले नहीं सकते। ये ताकत थी उस आदमी में, ये शक्ति थी। वो सच्चाई से दूर नहीं भागता। उसमें सबसे बड़ी चीज जो भगवान ने दी थी, वो इंसान को इंसान की तरफ देखते थे, उसके मजहब से उसको बांटते नहीं थे। कभी उसने नहीं सोचा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है, ये पहाड़ी है, या क्या है। वो ये सोचता था कि इसका दर्द क्या है, इसकी दर्द की दवा कैसे है। ये था वो खड़ा हो गया। आपको याद नहीं होगा क्योंकि कई जवान है। पैलेस्टाइन का मामला था, यासर अराफात के जबरदस्त दोस्त थे और फलस्तीन पहुंचे लड़ते लिए उनके लिए। भारत में सबसे ज्यादा तहरीक अगर किसी ने उठाई कांग्रेस के बाद, वो प्रोफेसर भीम सिंह थे। आवाज उठाते थे कि जुल्म जो कर रहे हो गलत, यहूदियों संभल जाओ, मुसीबत आई। ये थे प्रोफेसर भीम सिंह। मैं मस्जिद अक्सा में मुसलमान होकर नहीं पहुंच सका। प्रोफेसर भीम सिंह मस्जिद अक्सा में पहुंचे और वहां खड़े होके अल्लाह की तरफ उसने अपनी गर्दन झुकाई और क्या मांगा। अपने लिए कुर्सी नहीं मांगी, मांगा तो मांगा कि हमारे अमन दे, हमारे देश में अमन दे, और यहां जो ये वतन जहां मैं हूं यहां अमन दे। ये था प्रोफेसर भीम सिंह। अभी जब हम
प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया, मेरे ख्याल से 2 साल हुए, वहां भी क्या बात की उसने? ये नहीं कहा मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए, वो सब कुछ देने को तैयार था। वो 10 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी मांगते वो भी देने को तैयार था, मगर उसने अपना ईमान कभी बेचा नहीं, खड़े रहे, लोगों के लिए खड़े रहे, गरीब हो अमीर हो कोई हो उसके लिए खड़ा, वहां बोला और जबरदस्त बोला। ये थे प्रोफेसर भीम सिंह, कभी उसको भूलिएगा नहीं। और अगर खुदा ने वो मौका लाया, मैं आपसे वादा करता हूं, और माला ये सुनना, हमारी एकता में कभी भी कोई भी रुकावट नहीं आएगी। हमने जो कदम उठाया है, वो कांग्रेस हो, मैं हूं, हर्षदेव हो, दूसरी जमातें हैं, हमने ये वादा किया है अपने उस खुदा के सामने कि हमने लोगों के लिए जीना है और लोगों के लिए मरना है, और इकट्ठे रहकर हमने चलना। और वो अगर वक्त आया तो भीम सिंह जी का, प्रोफेसर भीम सिंह का सबसे बेहतरीन मुजस्मा हम जम्मू में खड़ा करेंगे। तो लोग याद रखें इस आदमी को जिसने कुछ भी अपने लिए नहीं दिया, उसके पास कुछ भी नहीं, यहां तक कि दवाई के पैसे भी उसके पास नहीं थे, और जो पेंशन आती थी उससे कुछ चलता था, कभी किसी से पैसा नहीं दिया। ये था आपका लीडर प्रोफेसर भीम सिंह। कभी ये नहीं सोचा कि जम्मू अलग है और कश्मीर अलग है या लद्दाख अलग है, हर वक्त तीनों इलाकों की आवाज इकट्ठे उठाई, हर वजह इकट्ठे उठाई। इस जमात का ये सबसे बड़ी योगदान जो है वो ये है एकता। हम सब ने आज इन्हें बड़ी तकलीफ इन्होंने किया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा साहब, मगर ये जरूर कहूंगा, इम्तिहान आने वाला है, इम्तिहान दूर नहीं रहेगा। पैसा इतना आएगा, मैं आपको क्या कहूं, पानी की तरह पैसा बहाया जाएगा। हमारी माँ और बहनों को मंदिर 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 की बात की जाएगी। हो सकता है राम जी का मंदिर भी उसी दिन उसका फीता काटेंगे कि आपको अगर नौकरी नहीं है, आपकी महंगाई आसमान पे जा रही है, वो भूल जाएं और ये सोचें कि राम के अगर कोई भगत है तो यही है और कोई नहीं है। मगर मैं आपको बताऊं, भगवान राम सिर्फ हिंदू का भगवान नहीं है, ये अपने दिमाग से निकालिए। भगवान राम हर एक के भगवान, वो मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन, अमेरिकन हो, रूसी हो, जो मानने वाला, जैसे हम कहते हैं, हम अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन, आलमों का रब, वो मुसलमानों का ही रब नहीं है, वो सबका रब है। और एक बहुत बुजुर्ग प्रोफेसर भी अभी गुजरे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने कुरान शरीफ की 7 जिल्दों में उन्होंने तफसीर लिखी है। उस तफसीर में वो खुद बयान करते हैं मौलाना असरार, और उसमें कहते हैं वो कि तुम लोग ये याद रखो कि भगवान राम जो है वो भी अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए हैं लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए। ये जो आपके सामने आते हैं, हम ये राम के पुजारी हैं, बेवकूफ लोग हैं, ये राम को बेचना चाहते हैं। इन्हें राम से कोई मोहब्बत नहीं है, इन्हें हुकूमत से मोहब्बत है। इसलिए बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहनों के पास आप पहुंचती हैं, मर्द नहीं पहुंच सकता। मैं आपसे अपील करता हूं, हर गांव में जाइए, उनसे कहिए कि ये जो नफरत का बीज बो रहे हैं, इस बीज को हमने खत्म करना है। आज आपका बच्चा है, उसका क्या होगा कल उसका। मुझे एक हाल देखो, सबसे बड़े दिए जलाए गए वाराणसी में,
दुनिया में मशहूर हुआ। आपने देखा हमारी माओ बहनों किस तरह वो तेल उससे निकाल रही थी। लोगों ने उनसे पूछा ये जो ये हाल था, हर तरफ से लोग बेजार। अभी जैसे हर्षदेव ने कहा, हमारे बच्चों को इम्तिहान के लिए उनने एक ऐसी जमात को लाया जो ब्लैक लिस्टेड है। बच्चियां और बच्चे निकले, शोर किया, उन पे लाठियां बरसाई गई। मगर जब बच्चों की ताकत इकट्ठी हुई, इनको वो फैसला वापस लेना पड़ा। ये है आपकी ताकत, और ये ताकत उस वोट में है। कभी मत भूलो, इस देश में जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं सारे हिंदुस्तान में, जिन्होंने कभी ये नहीं देखा कि जवाहरलाल जो है वो 15 अगस्त को लाल किले पे झंडा गाड़ेगा हिंदुस्तान का। मगर जब लड़ा उन्होंने, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी, उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेजों को बाहर निकालना है। वचन दिया कि प्रभु हम जान देंगे मगर इन अंग्रेजों को निकाल के रखें। उस ताकत ने महात्मा गांधी को पैदा किया, और उस महात्मा गांधी ने लंगोटी में रहकर अंग्रेजों को बाहर निकाला। ये ताकत है उस वोट की जो आपके हाथ में उन लोगों ने दी है जिन्होंने अपने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है। कभी ये मत समझिए जब आप वो बटन दबा रहे हैं, उन शहीदों को मत भूलिए जिनने ये आपको ताकत दी है कि आप हुकूमत से लोगों को गिरा सकते हैं और लोगों के हाथ में हुकूमत दे सकते हैं। ये आपकी ताकत है। इस ताकत को ये कम करना चाहते हैं। इसे बहनों आपसे कहता हूं, मर्दों से क्या कहूंगा, ये तो बहुत कम वोट भी डालते हैं। बहनें मैंने देखी हैं हर जगह खड़ी हुई, 12-12 घंटे खड़ी। मर्दों से भी कहूंगा, आज आपको फैसला करना है, आप गुलाम रहना चाहते हैं या अपने हक के लिए मरना चाहते हैं। वो उस दिन आएगा जब वो वोट की मशीन आएगी। अल्लाह से भी कहता हूं और इनसे भी कहता हूं, इनके वर्कर से कहता हूं, छोटे जवानों से, उस मशीन को देखना, कहीं ये ना हो तुम हाथ का वोट डालो या पैंथर का वोट डालो या नेशनल का वोट डालो, हल्का, वहां फूल का वोट निकलता है। उस मशीन में ऐसा भी किया गया है, ये हमने खुद देखा है। जब ये मशीन पहली दफा आई, मैं वजीर आला था, तो मेरे वजीर थे एजुकेशन शफी साहब, उन्हें इलेक्शन कमीशन के साथ से कहा इसमें चोरी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन का आदमी हैरान हो गया, उसने फिर पूछा क्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। जो आदमी वहां बैठा हुआ है वो इसमें चोरी कर सकता है। भाइयों मैंने खुद देखा, खुद वजीर आला होके मैंने देखा। डोडा के गांव में गया, हेलीकॉप्टर से उतरा, मैंने देखा वहां कोई भी आदमी नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया कि वोटें दे रहे हैं? मालूम हुआ, मैंने कहा अच्छा चलो आगे चलते हैं, वहां दुकान है उसमें मैं थोड़ी सी चाय पीऊंगा। मैं पहुंचा वहां, वो दुकानदार और उसकी बीवी इस तरह घबराए हुए थे कि मुझे देख के उनको तो मैं समझता हूँ होश हवास हो गए थे। मैंने कहा बैठो, मुझे चाय का एक पहला पिला। खामोशी से मैंने उनसे पूछा ये लोग कहाँ गए? उन्होंने कहा जनाब यहाँ पे फौज ने कहा खबरदार इधर मशीन के पास आए हम टांगे तोड़ देंगे। भाई लोगों इसीलिए तैयार रहना, अगर तुमने अपनी हुकूमत बनानी और अपनी लाज को वापस लाना है तो फिर अपनी जान को भी अगर कुर्बान करना पड़े वो भी नहीं छूटना। मौत याद रखना, मौत और हयात जिंदगी उसके पास है। वो कब मारेगा किसी को मालूम नहीं है, कहां मारेगा, किस तरह मारेगा, उसके सिवा कोई नहीं जानता। डरे हो क्यों डरो? ये तुम्हारा वतन है, तुम इसके मालिक हो, कोई और इसका मालिक नहीं है। भूल जाओ
तुम्हें यही आजादी हिंदुस्तान की आजादी ने दी। भगत सिंह ने यही तुम्हें दिया हाथ में कि ताकत तुम हो, ताकत कोई और नहीं है। और आज जो आपने फैसला किया, पैंसठ पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, आज भी कर रहे हैं। ताकत आप है और उस ताकत को मजबूत कीजिए और इस साथी को मेरे इतना मजबूत कीजिए कि तूफान के तूफान आए, आप इसके साथ खड़े हैं। कोई तूफान कुछ नहीं, वो तूफान ऐसे आएगा हवा की तरह चला जाएगा। मगर सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपने खुदा को याद रखो, भगवान को याद रखो। शक्ति भगवान के पास है, अल्लाह के पास है। अगर उसको याद नहीं रखोगे तो तुम्हारी शक्ति कमी नहीं है। इससे बहनों, अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताओ। हमारे मुसलमान भाइयों से कहूंगा, हमारे बच्चे बहुत दूर हैं। मदद करनी है तो हिम्मत करनी है। हिम्मत एक मर्दा, मदद एक खुदा। इससे आज मैं इतना ही कहती हूं कि मेरा जहाज मुझे दिल्ली जाना है पार्लियामेंट में। मैं सिर्फ ये कहने आया, माला ये सुन लेना, हम लोगों का इतिहास कोई तोड़ नहीं सकेगा। वो क्यों ना आसमान से आए या जमीन से आए, नहीं तोड़ सकते। या हम फैसला करेंगे, या इसी तकदीर बदलाएंगे या तकदीर बदलाते बदलाते मर जाएंगे। हिम्मत हिम्मत हिम्मत, और इसको ताकत देंगे, इसको मजबूत और इसको मजबूत करना। जहां ये मजबूत हो सकता है वही हमारा रास्ता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जाते हम यहां खड़े हो जाएंगे, हम सब हाथ ऊपर उठाएंगे, एकता का हाथ उठाएंगे, आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे। जय हिंद, जय जम्मू, जय जोगला। आज जोगला पे हमला हो रहा है। डोगरी जबान सीखो, डोगरी जबान सीखो, डोगरी जबान बोलो। हम डोगरी जबान नहीं बोलते, हम अंग्रेज बन गए। जैसे कश्मीरी है ना, वहां के बच्चे कश्मीरी नहीं बोलते, वो अंग्रेज। से डोगरी सीखो, अपनी जबान को प्यार करो, यह रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। पूरा खड़े हो जाइए, स्टेज पे सारे लीडर खड़े हो जाइए। खड़े हो जाइए, अब हाथ ऊपर कीजिए लीडर लोगों। फोटो ले लेना, फोटो। ताली बजाओ जोर से। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हौसला दिया गया मरो, हौसला दिया गया मरो। डॉक्टर फरूक साहब जिंदाबाद, डॉक्टर फरूक साहब जिंदाबाद, डॉक्टर फरूक साहब। भारत माता की